गुड मॉर्निंग बच्चों। आज तो तुम लोगों का रिजल्ट आने वाला है 10th का। बिना पढ़े ही तुम लोग आज एकदम फोड़ने वाले हो, बिना एग्जाम दिए ही। सही है। फिर स्टार्ट किया जाए। लास्ट टाइम हम लोग वन जूल और वन अर्थ कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन कन्वर्ट करते करते इंटरनेट ही चला गया। कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्या बोलते हो? बहुत लोग आराम आराम से आते हैं। आज 1 बजे आपकी क्लास है क्या? विजय सर की है? अरे अरे, ये तो बहुत नाइंसाफी है तुम लोगों के साथ। एक तरफ रिजल्ट आ रहा है और दूसरी तरफ विजय सर ने क्लास लगा दी। ये तो बहुत ही नाइंसाफी हो रही है भाई। बोलो सर को आपकी रिजल्ट है। वैसे रिजल्ट नॉर्मली 1 बजे बोला जाता है, तो आ जाता है 12 बजे ही। सीबीएसई बोर्ड वालों का आने का उम्मीद है कि नहीं इस साल? अंकित, श्रेष्ठ, तुम लोग का क्या लगता है? इस साल निकालेंगे रिजल्ट? 20 तारीख तक आने वाला है। चलो फाइनली तुम लोग भी पास हो ही जाओगे। हाँ, जब बिना एग्जाम के रिजल्ट आना है तो फेल तो नहीं होगी श्रवणी, टेंशन ना लो, पास तो हो ही जाओगी। अरे सिद्धि, ऐसा क्या हो गया? तू 10th में बादाम नहीं खा रही थी क्या? पास होने की भी उम्मीद नहीं थी? अभी तो बादाम खाने का भारी इम्पैक्ट पड़ा है। सिद्धि, क्या कर रही है यार तू? तो बच्चों देखो, अब बादाम वादाम छोड़ो, फिर से वन जूल और वन अर्ग करते हैं। हाँ, आज शाम को एक्स्ट्रा लेक्चर लेने वाला था यार, लेकिन मैं सोचा हूँ अब रिजल्ट आ रहा है तो आज जाने ही देते हैं। सुबह 2 क्लास है, फिर दोपहर में एक क्लास है, फिर तो तुम लोग की बैंड ही बज जाएगी। लगे तो मंडे को बोलो तो ले लेते हैं, मंडे को आफ्टरनून में। मंडे आफ्टरनून में रख लेते हैं ना। ठीक है, मैं फिर एक मैसेज भी डाल दूंगा। एक्सरसाइज 2 वेक्टर डाउट सेशन, मंडे को
सर की केमिस्ट्री वाली क्लास 12:30 खत्म होगी, 1 बजे से लगा दूंगा ना वो, आधा घंटा ब्रेक देके। यार अब वो तो तुम सारंग विजय सर से ही बात करो कि दिक्कतें चल रही हैं जिंदगी में, आज तो मैं पास होने वाला हूँ। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होगा। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट देख रहे थे। अब क्रिस भंसाली पूछ रहा है एक्सरसाइज 2 भी डिस्कस करोगे ना। तुझे क्या लगता है भाई, डाउट सेशन जो लगा रहे हैं, एक्सरसाइज 1 हो चुका है वेक्टर का, तो किस लिए लगा रहे हैं। क्रिस भंसाली आज सुबह सुबह ही फुल कॉमेडी मूड में है। अबे यही तो बोला गया था कि एक्सरसाइज 2 का डाउट डिस्कशन है, तो 2 में 2 ही का करेंगे डिस्कशन। अच्छा तू सर का बता रहा है, अरे अरे। नहीं, इसने मेरे से पूछा है भाई, ऐसा नहीं है। इसने बताया नहीं, इसने मुझसे पूछा ही है कि तू करोगे क्या। अच्छा तू पिछले क्लास नहीं था। अरे पिछले क्लास तो हम लोग ये इसको लॉन्च करने वाले थे, कौन था भाई। हमें लगा भंसाली है वो लॉन्च हो जाएगा। कल कोई तो गाना गाने वाला था लास्ट क्लास में। चलो फिर। हाँ, ओम ओम हीरे। भंसाली यार तू ऐसे बिना, भंसाली यार तू बिना बताए गायब हो जाता है यार। वो मेरे गाना भी गा दिया होता और ऑडिशन भी नहीं हो पाता उसका। बता के जाया कर भाई। कहाँ गया था ये, इतना बिजी कहाँ हो गया था। अच्छा आउट ऑफ टाउन था। तो चलो हम लोग अब शुरू करते हैं। 1 जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होगा। तो देखो बच्चों क्या होगा। वेरी गुड तेजस, करण, सब ने कर लिया, अरे वाह। अमान ने भी कर लिया। तो करने के लिए क्या करना है आपको। यूनिट कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग हमेशा, N1U1 = N2U2। हाँ यार, लेकिन पिछली बार आवाज पहुंच नहीं पाई थी, कई सारे लोगों तक आवाज नहीं पहुंची थी। तो मैं सोच रहा था एक बार रिवाइज कर ही देता हूँ। तो 1 जूल, जूल मतलब क्या होगा एसआई यूनिट में। ना, जूल मतलब वर्क, वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। N2 इंटू सीजीएस में अब ये यूनिट कितनी हो जाएगी, केजी की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर। तो अब इसमें केजी और ग्राम का रिलेशन यूज कर लेते हैं ताकि N2 की वैल्यू आ जाए। केजी ग्राम सेंटीमीटर इन सब को रिलेशन यूज कर लेते हैं, तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे आ जाएगा केजी अपॉन में ग्राम, इधर आ जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हमें पता है कि हम ग्राम को केजी, ग्राम से केजी को कट करेंगे तो 10⁻³ आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर से कट करेंगे 10⁻⁴ आएगा। सेकंड सेकंड तो ऐसे ही कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻⁷ n2 ना। तो मतलब n2 की वैल्यू, n की वैल्यू जो अपन लिख रहे थे 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। न्यूटन और डाइन, जूल और अर्ग ये सब थोड़े से कॉमनली यूज होते हैं, तो इनको तो याद ही रखो। कर लो नोट, फिर अब आगे स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड बच्चों, सब लोग यही ट्राई करो कि साथ साथ ही लिखते चलो। मम्मा को बोलना था। हो गया बच्चों नोट? सब लोग यही ट्राई करो कि जब मैं लिख रहा हूं तब तुम लोग भी लिखो ना। तो अब देखो, हम लोग लास्ट टाइम हमने यूनिट्स के बारे में स्टार्ट किया था ना। यूनिट में हमने क्या क्या देखा कि दो टाइप के यूनिट होते हैं, डिपेंडिंग की किस किस टाइप की क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल और डिराइव्ड, दो टाइप के हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो उनकी यूनिट्स भी दो टाइप के होंगे, फंडामेंटल और डिराइव्ड। और फंडामेंटल के अलावा दो हमने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी देखे थे, तो उनके यूनिट को भी हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं डायमेंशन के बारे में। तो देखो, डायमेंशन क्या होता है, किसी ने सुना है पहले डायमेंशन? व्हाट इज डायमेंशन? हाँ श्रेष्ठ, दिखाओ अपनी श्रेष्ठता, अनम्यूट करके बताओ क्या होता है डायमेंशन। सर आवाज आ रही है? हाँ, एकदम सुरीली आवाज आ रही है। थैंक यू सर। सर डायमेंशन ना हम लोग कोई भी फॉर्मूला को एकदम उसके बेस फॉर्म में शो करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर मीटर होगा या मास होगा तो एम लिखेंगे, लेंथ होगा तो एल, और फिर वैसे कैपिटल लेटर्स में उसको एकदम बेस फॉर्मूला में लिख के रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा अच्छा, इतना कुछ ज्ञान की बातें कहाँ से पता कर ली तुम अभी से बिना पढ़े? सर HC वर्मा। अरे वाह वाह, चलो वर्मा जी को प्रणाम करो एक बार, आगे बढ़ते हैं। तो और कोई कुछ बताना चाहेगा डायमेंशन के बारे में?
बच्चों नहीं कोई बताना चाहेगा? ठीक है, तो हम लोग अब प्रज्ञा म्यूट रखो। अनम्यूट नहीं करो कोई भी। तो देखो बच्चों, ये डायमेंशन क्या होता है? श्रवणी ने बताया इंटरनेशनल यूनिट में शो करते हैं। ये इंटरनेशनल यूनिट कौन सा है? इंटरनेशनल कौन सा है? ये जो हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देखें, यही इंटरनेशनल है ना? इंटरनेशनल, हाँ, जो सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो देखो बच्चों, डायमेंशन क्या होता है? हमें पता है कि हम जब भी कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा तो उसको हम किसके टर्म में एक्सप्रेस करेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो ये जो हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इनको ही हम नाम देते हैं ये 7 डायमेंशन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड है। अपने फिजिक्स के का जो वर्ल्ड है, इसके ये 7 डायमेंशन बोले जाते हैं। ठीक है सर, 7 जो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वही हमारे 7 डायमेंशन है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड, ये क्या हो रहा है सिद्धि? इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, और जब हम इनको एक्सप्रेस करेंगे, जब भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डायमेंशन के टर्म में लिखेंगे, तो उस टाइम पर हम लोग उसके लिए कुछ सिंबल्स यूज करते हैं ना। जैसे मास जब होगा तो मास के लिए हम लोग एल यूज करेंगे। लेंथ के लिए, क्या हो रहा है आज फिर से मचा रहा हूं मैं, मास के लिए एल बोल रहा हूँ। मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए, अभी तो कॉपी भी नहीं आई है उसके बाद भी मचाना शुरू हो गया, टी। तो ये देखो, शुरू के ये जो 3 है इनके लिए तो हम लोग इनका जो पहला लेटर होगा, मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल और टाइम के लिए टी, इनका पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में से क्लोज करके दिखाते हैं। अब है ओम, ये ओम बीड़ी पी पी करके इसका दिमाग सेट हो गया है सस्ते नशे का। ओम बीड़ी पीना बंद करो तुम। फिर ये ओम फुल कॉमेडियन है, साबुन से भी नशा कर दे रहे, कैसी कैसी बातें करता है ओम यार।
ऑफलाइन क्लास में हमें लगता है वो हम लोग का बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाला है। ओम को मैं याद रखूंगा। ओम ऑफलाइन क्लास में हम लोग को बहुत टाइम पास कराएगा। ये ऑनलाइन स्टडीज में अब ये सब घर पे ही क्या कुछ भी सीखने लग गया वो। होम ऑनलाइन स्टडीज का मतलब ये नहीं है कि घर पे कुछ भी करो। जो क्लासेस चल रही है उन पे फोकस करना है। ये नहीं कि तुम साबुन का पता नहीं क्या यूज करने लग गए। हाँ, चिरंतन तो है ही है। चिरंतन भी है एक अपने पास, जिसकी बातें बड़ी अच्छी रहती हैं। तो तो देखो, जो हम पहले ये तीन हैं, इनके लिए तो नहीं, फिजिकल वर्ल्ड मतलब अपना ये फिजिक्स की दुनिया। फिजिक्स की दुनिया में अपन जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी को बताएंगे, उनको फंडामेंटल के टर्म में बताएंगे। तो फिजिकल वर्ल्ड मतलब अपना वही फिजिक्स वाले पार्ट से मतलब है। चिरंतन, कई दिनों से कुछ तुमने सुनाया नहीं यार। कोई बात नहीं चिरंतन, तुम्हारी मित्रता को मैं समझते हुए तुम्हें क्षमा करता हूँ। और आगे के लिए उम्मीद करता हूँ कि कुछ तुम हमें अच्छा सुनने का मौका दोगे। बस कुछ चांगला सुना दो तुम। तो बच्चों, हम लोग अब आगे पढ़ाई करते हैं, तब तक ये कुछ सोचेगा हम लोग को। कुछ सोचता है फिर देखते हैं। ठीक है, श्रावणी भी आ गई है अब कंपटीशन में। तो अब देखते हैं कि कौन अच्छा सुनाता है। हाँ यार, अब धीमे धीमे लोगों का विश्वास बढ़ रहा है लाइव क्लासेस में। रिकॉर्डिंग थोड़ा अब लोग लग रहा है कम कर रहे हैं। ये सानिध्य अलग ही परेशान है। सानिध्य बेटा, जल्दी जल्दी लिखो। यहाँ तो कुछ सुनाने की बात चल रही है, तुम स्क्रॉल पे ही अटके हुए हो। हाँ, मेरी पूरी आज्ञा है। चिरंतन, पेश किया जाए। अरे सिद्धि, मेरी मराठी बहुत चांगला है, तुम ऐसे मत करो। तुम अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं सीख रहा हूँ, मुझे सीखने दो। अरे एक मिनट रुको भाई, चिरंतन ने कुछ लिख दिया, उसको पढ़ते हैं। तो सुनो भाई लोगों, ये तो यही था अभी। अरे अभी तो कुछ दिखा ही नहीं इसने।
विजय सर का आजकल क्या हाल चल रहा है? चिरंतन की क्लास, चिरंतन यार एक दिन में वो मराठी हो नहीं पाएगी, थोड़ा थोड़ा मुझे बताते रहो तो मैं सीखता रहूंगा। आया आया, क्या बात है। देखिए भाई क्या लिखा। दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा की मुस्कुराने का, ये कोई पल भर की पहचान नहीं, दोस्ती वादा हम उम्र भर साथ निभाने का। और नीचे ये CK 3112 ये क्या है? चिरंतन खेरनार ऐसा? यार चिरंतन कोई ओरिजिनल लाओ यार, ये गूगल गूगल करने से फिर मजा नहीं आता यार। बाकी थैंक यू, तूने इतना अच्छा शायरी पेश किया, पेश तो किया ही, भले कहीं से लाके पेश किया। ये क्या ऐसा भी लिखा है क्या इसने, ओनली फॉर विजय सर? अबे यार इंसल्ट मत कर भाई। कहाँ, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा सिद्धि, तू जबरदस्ती का यार कर रही है। अच्छा दिल में, ओके, अब दिल में क्या है, अब कैसे बताएं? अबे चिरंतन क्लास में हो यार, इसी हिसाब से बात करो, ऐसी बातें ना करो भाई। बच्चे मजाक करते हैं यार, तुम दिल पे ले लिए। कोई बात नहीं, झूठा इल्जाम ही तो लगाया, तुम बोल दो नहीं ऐसा नहीं है, इसके लिए नाराज होने वाली क्या बात है। हाँ तो बुरा लगता है तो बोल दो भाई, ऐसा नहीं है, बट क्लास में गाली दोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा भाई। ऐसे कैसे, तुम कैसी दोस्ती निभा रहे हो भाई? आप बच्चों ये इस पे मत फोकस करो कि कहाँ से आया, उसने कुछ तो पेश किया, इस पे फोकस करो। मेन तो तुम्हें क्या मतलब था, सुनने से मतलब था, कहाँ से आया इससे क्या मतलब है? नहीं, ज्यादा बड़ा कंपोजिशन लिखोगे तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। छोटे छोटा अगर कुछ लिख सकते हो या पेश कर सकते हो कहीं से भी तो चलेगा। कंपोजिशन पढ़ने का टाइम ही नहीं है। तो बच्चों हम लोग देखो अब, हाँ ये बात तो सही है क्रिस। देखो ध्रुव ठाकरे ने भी पेश कर दिया अपना ओरिजिनल। क्या बात है, ध्रुव में भी टैलेंट छुपा हुआ है। हाँ ये तो ओरिजिनल है एकदम। ये देखो वैष्णवी भी आ गई, वैष्णवी ने भी
वैष्णवी क्या लिखा है एक बार पढ़ते हैं भाई। लाखों लफ्ज हवा में यूं ही बह गए, जाते जाते एक बात बता के गए, थोड़ी देर से ही सही दिन आएंगे नए, रिटर्न बाय मी। क्या बात है, ये तो कोरोना काल में अच्छा लग रहा है कि भाई कुछ नया आने वाले हैं दिन। कोरोना काल खत्म होने वाला है। गजल है ये। श्रवणी भी अब फॉर्म में आ गई। वैष्णवी अगर गजल है तो तू गा भी सकती है। हम लोग रुक जाएंगे थोड़ी देर। आप देखो चिरंतन भी अपना ओरिजिनल लेके आने लग गया। बट ओरिजिनल यार थोड़े अच्छे सेंस में लाओ यार। नाराजगी दिख रही है तुम्हारे ओरिजिनल इसमें। अरे वाह सिद्धि, ये तूने बहुत सही बात बता दी। अपने पास सिंगर भी है भाई वैष्णवी। तो ठीक है। ऑफलाइन के टाइम में तो बच्चे आराम से गाना गा देते हैं क्लास में, तो जब भी हम लोग बोर होंगे तो वैष्णवी को स्टार्ट कर दिया जाएगा। बाकी वैष्णवी अभी भी अगर तेरा गाने का मन है तो चलेगा। हम लोग थोड़ी देर रुक जाएंगे। भजन बढ़िया गाती है। कोई बात नहीं, सुबह मेरी तो क्लास पहले ही रहेगी। सुबह सुबह तो अपन जाके पहले भजन गाए सुनेंगे, फिर क्लास का शुभारंभ करेंगे। ठीक है वैष्णवी, हम लोग ऑफलाइन क्लास का वेट करेंगे और फिर सुबह सुबह उसमें भजन सुनेंगे। ऋतुजा नाराज हो गई यार। अब तुम लोग थोड़ी देर पढ़ाई की बातें कर लो। तुम लोग शायरी शुरू कर दिए। अब थोड़ी देर रुक जाओ, पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेरी क्या गलती यार, मैंने तो एक बार कुछ गड़बड़ लिखा था, तुम लोगों ने वहां से बात स्टार्ट करा दी। अब रुक जाओ, श्रवणी ने क्या लिखा वो तो पढ़ ही लेते हैं। ये दिलों को कुर्बत है, छानाकी से कभी टूट टूट जाए, छनके से कभी टूट जाए, जुस्तजू। सर मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, तू ही पढ़ दे, नहीं तो मैं तो उसकी इधर उधर कर दूंगा। ये दिलों की कुर्बत है, छनाके से कभी टूट जाए, जुस्तजू है जो कभी किसी ने ढूंढ लिया, आपकी फितरत है जनाब, हमने तो पढ़ाई को भी दिल और दिमाग में संभाल लिया। क्या बात है, अरे वाह। अब तो पढ़ाई का माहौल ही बन गया पूरा। अब पढ़ाई का बहुत सही माहौल बन चुका है। और ये छनाके से का थोड़ा सा मतलब बता दीजिए, मैं थोड़ा कम समझ पाया। ये जो राइटर होते हैं ये वर्ड पता नहीं कहाँ कहाँ से लाते हैं कि आधे वर्ड तो ऊपर छूट जाते हैं। कुर्बत, छनाके, ये सब पता नहीं क्या हुआ। और सुनने में अच्छा लगा और पढ़ाई का माहौल बन गया। हाँ ये सही है, माशा अल्लाह, वेरी गुड। माशा अल्लाह श्रावणी। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अब शिफ्टेड। अच्छा, तो देखो बच्चों अब क्या है, मास, लेंथ, टाइम। तो हमारे ये तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। उनके लिए हम जब डायमेंशन यूज करेंगे तो ये सिंबल यूज करेंगे। फिर उसके बाद देखो चार और थे, जैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट के लिए करंट का जो यूनिट होता है उसको यूज करते हैं ऐसे स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट में। बाकी जो भी चार फिजिकल क्वांटिटी हैं
उनके लिए हम लोग यूनिट यूज करेंगे ना, इलेक्ट्रिक करंट। और फिर और क्या था बच्चों, टेम्परेचर। टेम्परेचर में केल्विन, तो केल्विन का के यूज करेंगे। फिर था लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूनिट क्या थी, मोल, तो यहाँ पे मोल का सिंबल यूज करेंगे ना, MOL। हर जगह जो यूनिट का सिंबल है यूज करना है ना। एम्पियर के लिए ए होता था, केल्विन का के, मोल का MOL, और एक था लुमिनस इंटेंसिटी। हाँ, कैपिटल के है ये, कैपिटल के। और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए CD। जो भी उसके यूनिट के लिए सिंबल यूज करते थे वो यूज करना है। पहले 3 के लिए तो उनके नाम का पहला लेटर, पहले 3 के लिए नाम का पहला लेटर, और बाकी 4 के लिए उनके यूनिट का जो सिंबल रहता था वो, एम्पियर का ये होता था, केल्विन का के होता था, वो कैंडिला का CD होता था ना, तो CD यूज करते हैं, यूनिट का जो सिंबल होता था। सवनी क्या बोल रही है? नहीं नहीं, कैपिटल नहीं है, कैंडिला का जो यूनिट का सिंबल है, CD छोटा होता था ना, तो छोटा ही लिखना है। केल्विन का के बड़ा होता था, जब यूनिट में लिखते थे तो उसका बड़ा है। ये भी स्मॉल है ना, स्मॉल MOL, स्मॉल CD। लुमिनस इंटेंसिटी यार, ये लाइट वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, तो अभी के लिए जाने दो ना। अभी मान लो कुछ लाइट से रिलेटेड होता है, हालांकि अब तो ये सिलेबस से भी निकाल दिया गया है, पहले होता था लुमिनस वगैरह। फिर भी ऑप्टिक्स में थोड़ा बता दूंगा उस टाइम। तो अब देखो बच्चों, ये जैसे 7 जो डायमेंशन है, यार अंकित, ये तो नाम रखने वालों से ही पूछा जा सकता है कि ऐसी नाइंसाफी क्यों की गई, कि कुछ लोगों का नाम का पहला लेटर लिया गया, कुछ लोगों के लिए यूनिट का बना दिया गया, यूनिट के सिंबल को। अब ये तो जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में जो लोग थे, उन लोगों ने जो डिसाइड किया, हम लोग वो पढ़ रहे हैं। तो अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्या है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अरे आज तो 80 भी पहुंच गया, पहली बार अपनी क्लास में 80 टच हो गया है। ये सब श्रवणी और चिरंतन के शायरी सुनाने का इफेक्ट लग रहा है, क्या बात है। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देखो जैसे मान लो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब क्या होगा, लेंथ, विड्थ, हाइट ना। कोई मान लो क्यूब है, तो उसका हम लोग वॉल्यूम कैसे बताते हैं, लेंथ देखते हैं उसका, विड्थ कितना है, हाइट कितना है, ऐसे करके बताते हैं ना। चैनल को तो सबने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा अब तक, अगर किसी ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लो बच्चों, ताकि मेरे जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ जाएं और यूट्यूब वालों से भी मैं कुछ पैसे निकाल सकूं। तो हाँ, फिर वो पार्टी में तो पैसे सारे मैं दे दूंगा। तो अब देखो क्या है, लेंथ जो होगा, लेंथ अगर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से सोचो, तो ये लेंथ क्या है, मास है, टाइम है, लेंथ है, ये क्या है, लेंथ है ना, लेंथ तो लेंथ ही है, क्या बातें कर रहे हैं हम लोग। अब जैसे ये जो विड्थ है ना, विड्थ जो है वो भी कौन से फिजिकल क्वांटिटी में आएगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में, मास,
टाइम ये तो है नहीं, ये भी लेंथ ही है ना, भले इस टाइम पे हम इससे बोल रहे हैं विड्थ, बट वो रिप्रेजेंट तो वो भी एक लेंथ को ही कर रहा है ना। हाइट भी क्या है, एक लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि वॉल्यूम का ये डायमेंशन फॉर्मूला है ना। जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं ना, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे ना, तो उस टाइम पे ये जो ऐसे लिखते हैं इसको हम बोलते हैं ये डायमेंशन फॉर्मूला है। और इस डायमेंशन फॉर्मूला में जो ये पावर होता है इसको हम बोलते हैं ये इसका डायमेंशन है ना। जैसे बोला जाए वॉल्यूम के लिए लेंथ का डायमेंशन कितना है, तो आप बोलोगे 3 ना। वॉल्यूम में पूछा जाए कि वॉल्यूम में लेंथ का डायमेंशन बताओ, तो आप बोलोगे 3। तो 3 मतलब क्या है, वो पावर जो आप एक्सप्रेस करने के लिए पावर लगाओगे, उस पावर को ही हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। तो इसमें ये जैसे वॉल्यूम केवल एक फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब बाकी 6 यहाँ पर लिखना हो तो लिख दो, बट पावर में 0 लगा दो, या फिर मत लिखो ना, केवल जिस पे कर रहा है वो लिख दो, क्योंकि बाकी 6 क्यों ही लिखोगे ना। अगर आपको चाहिए तो लिख दो, अदरवाइज छोड़ दो ना। तो यहाँ पर हम इसको इसको बोलते हैं ये डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम फॉर लेंथ ना। तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम नोट करो बच्चों इसको ना। यहाँ पे हम ऐसे भी बोलते हैं कि वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशन फॉर लेंथ। हाँ तो अब देखो जैसे कि हाँ और अभी देखेंगे ना। जैसे मान लो आपको बोला जाए कि वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ ना। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला तो हमें पता है, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ है ना। तो ऊपर लेंथ आ जाएगा और नीचे टाइम ना। तो वेलोसिटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा L t-1। तो आपको बोलो, आप ऐसे इसको पढ़ोगे कि वेलोसिटी हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन वेलोसिटी हैज 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड -1 डायमेंशन ऑफ टाइम ना। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे velocity has 1 dimension of
लेंथ एंड -1। हाँ, ये फॉर्मूला ही लिख के करते हैं ना, ये देखो पहले फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले से फिर ये डायमेंशन फॉर्मूला बनाया। डायमेंशन फॉर्मूले के बाद आप समझ सकते हो कि अब कौन कौन से डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, फंडामेंटल फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट का आप चाहो तो इसको लिख दो, ये लेंथ है ये टाइम है, यहाँ लेंथ लिख दो या डायरेक्ट उसका डायमेंशन लिख दो। हाँ यार सिमरन, अभी लेकिन आएंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आप डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैसे बताते हो? जो ये पावर होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए जब हम पावर लगाते हैं तो उन पावर को ही हम डायमेंशन बोलते हैं। डायमेंशन ऐसे लिखते हैं। ये ऊपर का नोट हुआ है बच्चों? डायमेंशन फॉर्मूले को हमेशा हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब ये कुछ डायमेंशन फॉर्मूले निकालो। फाइंड इसका यूज क्या है? इसका यूज बहुत बड़ा है तेजस, वो अभी देखने वाले हैं हम लोग। फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला पार्ट 1, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, इन कुछ के आपको निकालने हैं डायमेंशन फॉर्मूला। और फॉर्मूला देखो मैं बता देता हूँ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं नहीं, सरकास्टिक वे में नहीं बोला है सिमरन, सच में बड़ा ही है। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, फोर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं m/a। तो फॉर्मूले अभी आपको पता नहीं है तो आप फॉर्मूले यूज कर लो। और वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
ये डायमेंशन एनालिसिस वाला चैप्टर क्या है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं होता है। जो फॉर्मूला है उसको देख करके आप आराम से डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो। तो जैसे हमारा पहला पार्ट है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या है, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। अब हमें पता है ऊपर क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या होगा, लेंथ अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा तो वहां लेंथ आएगी ना, और अपॉन में नीचे भी टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर एल आ जाएगा और नीचे 2 बार टाइम आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे डेल टी माइनस 2 ना। और इसको आप ऐसे पढ़ोगे कि एक्सेलरेशन है 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड माइनस 2 डायमेंशन ऑफ टाइम। फिर फोर्स, फोर्स के लिए क्या करेंगे, m इंटू ए। एक्सेलरेशन का तो ऑलरेडी डायमेंशन फॉर्मूला पता है, मास का और लिख दो, मास इंटू ए का, ए का हमने निकाल दिया एल टी माइनस 2, तो पूरा हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट वर्क। वर्क में क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया है, एम एल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो ये कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है बच्चों। तो ऐसे आप आराम से डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो ना, कोई भी क्वांटिटी आ जाए उसका आप डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे आप सोच सकते हो। एक और लिख देते हैं, मान लो आपको बोला जाए डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। डेंसिटी क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। अगर आपको देखो ये उसका फॉर्मूला पता है तो आप आराम से लिख सकते हो ना। अब फॉर्मूले अभी जितने आपने फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हैं उनका तो आपको पता होगा, तो वो आप लिख लो। जो आपने नहीं पढ़ा है ना, उनको अभी आप ट्राई मत करो लिखने का। अब मैं बोल दूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो आपने अगर नहीं पढ़ा है तो कहाँ से लिख दोगे। तो धीमे धीमे 2 साल में हम लोग सारे फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लेंगे, तब आप सबका लिखना समझ जाओगे ना। अभी से बैठ के रटने मत लग जाना कि एक एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला याद कर रहे हो। जब उनके बारे में पता होगा तो आप आराम से उनका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो। ये डायमेंशन एनालिसिस वाला चैप्टर बचपन में मुझे बहुत पसंद था। बचपन में ये मुझे पसंद इसलिए रहता था क्योंकि ये जो ऐसे डायमेंशन फॉर्मूला लिखने रहते थे, इनको मैं बड़ा बड़ा लिख सकता हूँ और कॉपी की जगह घेर सकता हूँ। तो मेरे जो सर थे वो डेली बोलते थे 10 पेज रफ वर्क दिखना चाहिए अगर तुमने घर पे पढ़ाई की है। 10 पेज रफ वर्क उनको चाहिए होता था। तो मैं भी दिमाग लगाता था और ऐसे ढेर सारे डायमेंशन फॉर्मूला लिख देता था, ये फोर्स मास डिस्प्लेसमेंट ऐसे, और कॉपी भर देता था। सर के जो एक्चुअल जो मेन सर थे वो केमिस्ट्री वाले थे, तो मुझे लगता था इनको तो क्या ही चमकेगा कि मैंने रफ वर्क में क्या किया है। फिजिक्स वाले सर चेक करते नहीं थे। बट सर समझदार थे, कुछ दिन बाद उन्होंने मेरे पिताजी को कंप्लेन कर दी कि लड़का आपका डेली बस डायमेंशन एनालिसिस ही पढ़ता है। तो मुझे लगा अरे यार केमिस्ट्री वाले सर भी समझ गए। नहीं नहीं बच्चों, तुम लोग ऐसा नहीं करना। हाँ श्रेष्ठ, ऐसे सर जो रहते थे मैं भी उसी हिसाब से चलता था कि 20 पेज भरने। बट यार पकड़ गया मैं कि यार ये रोज रोज वही काम चल रहा है।
तो देखो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना तो बहुत आसान है। रफ वर्क अब तो वैसे तुम लोग आराम से जो पढ़ाई बोली जाती है उसमें हो ही जाता होगा 10-15 पेज रफ वर्क तुम्हारा। तो मैं भी कभी चेक करूंगा ऑफलाइन में, तब देखते हैं तुम लोग क्या करके लाते हो। तो बच्चों अब देखो डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के बाद अब हमें समझना है डायमेंशन एनालिसिस, जो कि तेजस पूछ रहा था कि इसका यूज क्या है, क्यों करें हम लोग ये सब। तो अब हम लोग वो देखते हैं कि क्यों करें हम लोग ये डायमेंशन एनालिसिस। तो देखो ये डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, इसके कई सारे यूज हैं। डायमेंशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके एनालिसिस के, डायमेंशन एनालिसिस जो होगा ये पूरा का पूरा बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ, हाँ फर्स्ट यूज ये अंकित तूने सही बताया कि पहला यूज तो रेफर करने के लिए, रेफर भरने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखो क्या है, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। देखो इसमें क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करोगे ना, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करोगे, पहले हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ लेते हैं, इसी पे बेस्ड है ये पूरा डायमेंशन एनालिसिस। तो फिर उसके बाद हम लोग यूज देखते हैं। तो A प्लस बी जैसे दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप ऐड कर रहे हो, तो क्या ये हो सकता है कि ये लेंथ हो और ये मास हो, 10 मीटर में 5 केजी ऐड कर दिया, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना? अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो या उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उनका जो फिजिकल, तो दोनों के जो डायमेंशन होने चाहिए वो सेम होने चाहिए ना। दो सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दोनों लेंथ होने चाहिए, दोनों टाइम होने चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है ना। ना तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पहला पॉइंट क्या है कि वो सेम डायमेंशन के होने चाहिए थे। दूसरा पॉइंट, अगर कभी आपको ऐसा लिखा हुआ है A इक्वल टू बी, अगर दो चीजें इक्वल लिखी गई हैं, तो वहां पे इक्वल दोनों कब हो पाएगा? क्या हम लेंथ को टाइम से इक्वेट कर सकते हैं, मास को लेंथ से इक्वेट कर सकते हैं? अगर कभी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को आपने इक्वेट किया है, तो दोनों साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए ना। यहाँ पर A एंड B जो होंगे वो सेम डायमेंशन के होंगे, तभी ऐसा हो सकता है। फिर तीसरा पॉइंट है E के पावर x या फिर साइन x cos x, साइन x cos x tan x, ऐसा एक्सपोनेंशियल कोई भी फंक्शन
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता नहीं, ये सब डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। ये सब डायमेंशन लेस होते हैं ना। ई के पावर एक्स का डायमेंशन बताओ, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं है ना, वो बस एक कुछ वैल्यू देगा। अब देखो इसमें जो ये इस फंक्शन के अंदर जो ये एक्स है, ये एक्स हुआ या साइन एक्स के अंदर एक्स, ये एक्स जो है ये इसको हम लोग यहाँ पे आर्गुमेंट बोलते हैं। स्केलर और वेक्टर अलग चीज है, उसका डायमेंशन होगा कि नहीं अभी ये बात चल रही है। डायमेंशन तो स्केलर का भी हो सकता है, वेक्टर का भी हो सकता है। मास जैसे स्केलर है लेकिन उसका डायमेंशन तो होता है ना m ना। वॉल्यूम स्केलर है, डायमेंशन है उसका L क्यूब। तो यहाँ पर ये जो x है, यहाँ पे x को बोलते हैं आर्गुमेंट। तो इनके जो आर्गुमेंट होते हैं वो भी हमेशा डायमेंशन लेस होंगे। x जो होगा वो भी हमेशा डायमेंशन लेस होगा। ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, ये इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, और इनके अंदर जो x होता है उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ये 3 पॉइंट आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पार्ट है। इसको यूज करते हुए ही हम लोग डायमेंशन एनालिसिस करते हैं। तो ये नोट कर लो, फिर इसको अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई कोई फिजिकल क्वांटिटी, अब देखो जैसे ये समरन ने बोला कि डायमेंशन नहीं तो कैसे फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो देखो जैसे अभी आप पढ़ोगे एंगल के बारे में ना, मान लो एक हमने सर्कल लिया ऐसे, एक्स देखो ये जो यहाँ पे आया हुआ है ना, जैसे e के पावर कुछ आपने लिखा, तो e के पावर जो भी है उसको आर्गुमेंट बोलोगे। साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कुछ भी लिखते हो तो ये 30 45 साइन के अंदर जो रहता है उसको आर्गुमेंट बोलते हैं। कोई भी फंक्शन के अंदर ये जो x रहता है ना, log 2 log 3 log 10 कुछ भी आपने लिखा, तो ये जो अंदर log के अंदर है वो आर्गुमेंट है। और आर्गुमेंट का भी कभी कोई डायमेंशन नहीं होता। अब देखो जैसे इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे आपने प्लेन एंगल लिया। प्लेन एंगल हम कैसे डिफाइन करते हैं? एंगल हमें मान लो बताना है, एक ये रेडियस r है और एक r की लेंथ l है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का बच्चों, अब जितना मैं बोल रहा हूँ चुपचाप सुनते जाओ, कुछ चीजें धीमे धीमे ही क्लियर होंगी, क्योंकि आपने अभी ज्यादा फिजिक्स में आगे पढ़ा नहीं है ना। डायमेंशन में सब आगे की चीजें भी यूज होने लग जाती हैं। देखो अगर आपको प्लेन एंगल निकालना है तो आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा, आर्क लेंथ ओवर रेडियस थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो अब याद कर लो कि ये होता है आर्क लेंथ ओवर रेडियस। तो अब ये बताओ आर्क लेंथ, इसका डायमेंशन क्या होगा? यहाँ पे डायमेंशन क्या होगा? आर्क लेंथ है, ऊपर क्या है और नीचे क्या है? रेडियस। रेडियस भी कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? लेंथ है ना। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूले में कुछ नहीं आएगा है? एंगल कौन सा, एंगल किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन एंगल का यूनिट होता है ना रेडियन। एंगल का देखो यूनिट होता है रेडियन, लेकिन कोई उसका डायमेंशन नहीं होता। समझ आ रहा है बच्चों? एंगल का यूनिट होता है पर डायमेंशन नहीं होता। तो आप ये पॉइंट हम लोग यहाँ नोट भी कर लेते हैं कि
कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी पॉसिबल हो सकती है जिसका यूनिट हो बट उसका डायमेंशन नहीं, ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं ना। और फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। इसका उल्टा हो सकता है क्या कि कोई फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट वो डायमेंशन हो बट यूनिट ना हो, उल्टा डायमेंशन हो बट यूनिट ना हो, नहीं हो सकता ना, क्योंकि डायमेंशन होगा तो डायमेंशन को देख करके कुछ ना कुछ तो यूनिट आएगी। डायमेंशनलेस मतलब वो एक रेशियो होता है ना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी एक रेशियो होती है ना, जैसे एंगल है, एंगल ऑफ π/2 π/3, तो ये एक रेशियो है, उसको हम बस एंगल का यूनिट के टर्म में बताएंगे, वहां कोई डायमेंशन नहीं। ठीक है बच्चों। तो हमने देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देख लिया। हाँ, प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल ऐसे ही हम लोग देखेंगे। सॉलिड एंगल वैसे तो आगे इलेक्ट्रो वाले चैप्टर में पढ़ाना रहता है, अभी मैं बस बता देता हूँ। दो हमने देखे थे ना, दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में देखो, प्लेन एंगल के लिए 2D में हम एक सर्कल लेते हैं ना। प्लेन एंगल में क्या था, एक सर्कल लिया था। सर्कल मतलब 2 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, 2 डायमेंशन में है। सर्कल क्या होगा, एक प्लेन में होगा ना, 3D में थोड़ी होगा वो, 2D में होगा सर्कल। हाँ, तो उसको देखो हमने उसमें रखा हुआ है ना, सप्लीमेंट्री में रखा है, या फिर कहीं और भी डिराइव्ड, तो अब बोल सकते हो डिराइव्ड, तो उसको किसमें बोलेंगे। आप बोल सकते हो डिराइव्ड नहीं है, कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं जो फंडामेंटल पर डिपेंड नहीं कर रही हैं। हाँ, सॉलिड एंगल में हमने मान लो एक स्फीयर ले लिया, 3 डायमेंशनल बॉडी ना, एक स्फीयर ले लिया। अब अगर मैं इस स्फीयर के सरफेस पे ना, आपको अब थोड़ा सा मन की आंखों से देखना पड़ेगा, इसके सरफेस पे मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया ना, एक छोटा सा मैंने एरिया ले लिया, बहुत छोटा सा एरिया DA। अब ये स्पीयर जो बनाया है समीरन अभी डायग्राम में, वो उसकी बात चल रही है। कैसी कैसी चीजें पूछ देते तुम लोग। अब अगर इसके हर पॉइंट को हम लोग सेंटर से मिला दे, इसके हर पॉइंट को हम सेंटर से मिला देंगे तो एक ऐसा कुछ शेप बन जाएगा ना। हर पॉइंट को मिलाओगे तो एक आइसक्रीम कोन टाइप कुछ बन जाएगा।
स्फीयर लोगे और स्फीयर का पे एक छोटा सा एरिया लो, उसके सरफेस पे हर पॉइंट को सेंटर से मिला दो ना, ये सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी होगी r, ये डिस्टेंस होगी r और ये एरिया है dA। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर 3D में, ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं सॉलिड एंगल। और इसको डिफाइन कैसे किया गया, सिंबल होता है ये ओम वाला सिंबल होता है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। अब ऊपर एरिया है तो एरिया वर्टिकल एंगल नहीं, प्लेन एंगल नहीं, ये 3D में, ये जो सर्कल में ऐसे दिखाया है। अब एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर, नीचे भी एल स्क्वायर, तो ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी, लेकिन यूनिट होगा उसका स्टेरेडियन। बाकी बच्चों ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, समझ आया तो ठीक, नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका अभी कोई यूज नहीं है, आपको आगे ये समझा दूंगा मैं जब इलेक्ट्रो पढ़ना रहेगा। हाँ, डीए पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, ये थोड़ा कर्ड है ना, ऐसे थोड़ा ये कर्ड होगा, थोड़ा ये ऐसे कर्ड होगा। जब आइसक्रीम भर दो तो कोन में आइसक्रीम एकदम फ्लैट नहीं रहता, थोड़ा ऊपर निकला रहता है ना, समझो यहाँ पर कुछ आपने कोन लिया हुआ है और थोड़ा सा ये ऐसे गया रहेगा, पूरा कोन आइसक्रीम से भरा हुआ है अच्छे से ना। सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया की बात हो रही है। हाँ, इसको ओमेगा या ओम वाले सिंबल से बोलते हैं। सिमरन क्या बोल रहा है, दो क्वांटिटी के लिए? हाँ, कई जगह एक ही सिंबल कई बार फिजिक्स में कई जगह यूज करते हैं ना, उनका नाम बदल बदल के यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ये नोट हो गया। सारे का नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ को हमें सिंबल की कमी पड़ती है तो बार बार यूज कर लेते हैं अलग अलग नाम से। कुछ कुछ को ही यूज करते हैं, सारे को नहीं। एक सिग्मा पढ़ोगे, सिग्मा को कई बार यूज करते हैं, एरिया मास डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, पॉइजंस रेशियो, स्ट्रेस, ऐसे 4-5 जगह सिग्मा यूज करते हैं। फिजिक्स में सिंबल्स की बहुत दिक्कत रहती है यार, तो उसका तुम टेंशन नहीं लो, किस चैप्टर में चल रहा है उस हिसाब से पता रहता है कि यहाँ पे क्या मतलब है। हाँ, स्क्रीनिंग कांस्टेंट में भी सिग्मा यूज करते हैं। तो अभी देखो ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल तो फिर भी एक बार के लिए देख लो, समझ लो। हाँ अंकित, बना सकते हो तुम नए सिंबल, बट पहले तुम पढ़ाई कर लो और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो भी होगा उसका ग्रुप ज्वाइन करो और फिर नए सिंबल बनाओ। सबके एग्रीमेंट से ही बन सकता है ना, अकेले अपने से नहीं बन सकता। क्या लिखा है, मन की आकसों बनाओ
अच्छा, मन की आंखों से बनाओ और अपने मन में ही रखो। तो बच्चों हमने देखो अभी ये देख लिया कि डायमेंशन एनालिसिस जो अभी हम करने जा रहे हैं ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ना, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस पे बेस्ड है। तो अब देखो इसका यूज क्या होगा, कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका पहला यूज है यूज अब हम लोग इसका देखने जा रहे हैं। तो पहला यूज तो मैं बता ही चुका हूं। अब दूसरा यूज हम लोग देख रहे हैं, टू चेक करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन ना। अगर कोई फिजिक्स का रिलेशन दिया हुआ है तो वो रिलेशन सही है या नहीं, इस चीज को हम इससे चेक कर सकते हैं ना। जैसे मान लो आपको दिया है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक ये फिजिक्स में आपको एक रिलेशन बता दिया गया। तो ये रिलेशन सही है या नहीं, ये हम लोग डायमेंशन एनालिसिस से चेक कर सकते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर एस इक्वल टू ये पूरा टर्म है, तो इसका जो डायमेंशन आना चाहिए और इसका डायमेंशन वो सेम होने चाहिए, अलग होने चाहिए ना। एस का डायमेंशन और इस पूरे टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए ना। अब देखो अगर ये सेम होंगे और इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, अगर कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ लिखा है सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, और जो रिजल्ट आएगा उसका डायमेंशन भी क्या होगा, मास में मास ऐड करोगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, सेम ही आएगा ना। 5 kg प्लस 10 kg 15 kg, केजी में ही आएगा ना। तो ए और बी का जो डायमेंशन होगा वही सी का भी डायमेंशन आएगा ना। सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है तो यहाँ सबका डायमेंशन सेम होगा। तो इसका मतलब जब ये रिलेशन लिखा हुआ है तो इस रिलेशन में जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका भी डायमेंशन होगा और वही इसका भी डायमेंशन होगा ना, तभी इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट भी वही डायमेंशन में आएगा। तो आपको यही चेक करना है कि क्या सबका रिलेशन सही सही लिखा हुआ है। तो एस का डायमेंशन क्या होगा, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो एल आ जाएगा। यूटी का चेक करो, यू मतलब क्या, यू होती है वेलोसिटी ना। ये सब अभी आगे पढ़ने वाले हो, अभी जो मैं जहां पे ना आया पूछ लो ना। यू मतलब वेलोसिटी है, टी मतलब टाइम है। वेलोसिटी का हमने अभी निकाला था ना, एल टी माइनस वन होगा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और साथ में टाइम है। तो ये भी कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा। फिर है हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ तो एक कांस्टेंट है ना, नंबर है वो, उसका कोई डायमेंशन नहीं है। ए का कितना आएगा, एल टी माइनस टू ना, अभी हम लोगों ने देखा था ए का एल टी माइनस टू, और टाइम का कितना होगा, टी के पावर टू, तो ये आ जाएगा एल। तो ये हो गया ना, देखो कि जो एस का डायमेंशन एल आया, यूटी का डायमेंशन भी एल आया, और हाफ ए टी स्क्वायर का भी डायमेंशन एल आया। तो मतलब ये रिलेशन सही है। अब ये सही है तो ये अगर मान लो सही है तो यहां तक समझ आया बच्चों। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं एस इक्वल टू टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, तो क्या ये सही आएगा, एस इक्वल टू टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, क्या ये रिलेशन सही आएगा। एस का डायमेंशन आएगा एल, टू यू टी का जब निकालोगे तो एल टी माइनस वन इंटू टी मतलब एल, और ए टी स्क्वायर तो एल टी माइनस टू, ये L। तो देखो ना, ये रिलेशन भी सही आ रहा है, ये भी एल है, ये भी एल है, और रिजल्ट भी एल है। लेकिन एक्चुअल में आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आप काइनेमेटिक्स में पढ़ोगे ये रिलेशन नहीं होता। बात समझ आ रही है बच्चों, ये रिलेशन नहीं होता ना।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रिजल्ट डायमेंशनली करेक्ट है, अगर कोई रिजल्ट डायमेंशनली करेक्ट है तो हो सकता है कि वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही ना हो ना। अगर कोई रिजल्ट डायमेंशन वाइज करेक्ट है तो वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे पहले वाले में ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है ना। तो कोई डायमेंशनली करेक्ट अगर ये चीज फॉलो हो रही है, इसका डायमेंशन प्लस इसका डायमेंशन और ये सेम डायमेंशन मिल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डायमेंशनली करेक्ट है। अब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिख लेते हैं कि इफ अ रिलेशन इज dimensionally correct, dimensionally correct, then it may or may not correct फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग वो करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट है, करेक्ट है सॉरी। ये नोट हो गया यहाँ तक बच्चों। अब लेकिन उसका उल्टा देखो, अगर कोई रिलेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाए ना, अगर कहीं पे लिखा है c इक्वल टू a प्लस बी और ये लेंथ है और ये टाइम है, अगर कोई रिलेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो पक्का ही वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत ही होगा, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा तो हो नहीं सकता कि लेंथ से टाइम को ऐड कर देंगे ना। तो आपको अगर बोला जाए कि इफ अ गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट देन इट विल बी 100% इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स लॉ, है कि नहीं बच्चों। इफ relation is dimensionally incorrect, then it must be incorrect. ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाएंगे कि इफ रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन इट मे करेक्ट और मे नॉट करेक्ट, तो आप बोलोगे वहां पे मे हो सकता है, करेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट हुआ तो मस्ट बी इनकरेक्ट, तब 100% वो गलत है। ठीक है बच्चों। फिर सेकेंड यूज है अब इसका, टू डिड्यूस रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। सेकेंड यूज है अब फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालने के लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं।
डिड्यूस मतलब निकालना है, फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालना। इंग्लिश मेरी भारी हो गई है। हिंदी मीडियम के सरकारी स्कूल में पढ़ा था मैं, और वहां पढ़ पढ़ के मैंने इंग्लिश अपनी भारी कर ली। तो इसका देखो क्या मतलब होगा। देखो जैसे आप इंग्लिश भी चांगली आहे, तो अगर मान लो हमारे पास एक पेंडुलम है जिसका मास कुछ m है, लेंथ l है, टेंथ श्रेष्ठ अगर तुम पास भी हो गए तो भी चलेगा। 33% पे शायद पास हो जाते हैं, तो 33.01% पे तुम जेई के लिए एलिजिबल हो। हाँ, डिड्यूस मतलब डिराइव करना, टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। डिड्यूस हटा ही देता हूँ भाई, डिराइव ही लिख देता हूँ, डिराइव ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। टू डिराइव रिलेशन बिटवीन, ये सिद्धि को ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ये मराठा वालों को ज्यादा दिक्कत होती है। तो और यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू जी है। तो अगर आप इस पेंडुलम को ऑसिलेट करो, अच्छा समझ गया था। टेंथ में या वो ट्वेल्थ में 75% या फिर टॉप 20%, या तो 75% हो, या आपके जो भी जितने लोग आपके एग्जाम में बैठे हैं उनमें 20% लोगों में हो आप टॉप 20% में। मेरा छोड़ो यार, अब हम लोग अभी रिलेशन निकाल रहे हैं ना। तो अब देखो जैसे यहाँ पर हमने एक पेंडुलम लिया, एल लेंथ का है, और एक मास अटैच कर दिया। मेरे तो 75% भी नहीं थे यार, 72 ही थे ट्वेल्थ में। तो अगर मैं उसको एक साइड ले जाके छोड़ दूं तो ये ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएगा ना। तो अब ये ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड निकालते हैं हम लोग। तो टाइम पीरियड के लिए जब आप देखोगे तो कुछ ऐसा रिलेशन आता है, कि इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। तो ये रिलेशन हम लोग, ये रिलेशन फिर हम लोग इसको ऐसे फिर डायमेंशन एनालिसिस से निकाल सकते हैं। क्या डबल हो गया? 72% का डबल बोल रही है क्या? ट्वेल्थ में बताया ना 72 ही आए थे यार मेरे। 80s में तो मेरे परसेंटेज कभी जिंदगी में आए ही नहीं। टेंथ में 76 थे और ट्वेल्थ में 72। 80s वालों को तो मैं बहुत ऊपर सोचता था कि ये तो महान लोग होंगे। हम लोग के टाइम में ये सब चक्कर नहीं होता था ना। हम लोग के टाइम में परसेंटेज का कोई चक्कर नहीं था, और जेई चाहे जितनी बार दो, जब तक आपका दिल करे तब तक देते रहो। तो हमारे टाइम में जो जेई देने वाले होते थे वो जैसे आजकल आईएएस वाले होते हैं ना, वैसे रहते थे। 4 साल पूछा जाता था तेरा कौन सा साल चल रहा है तैयारी का, तो कोई बोलता था 4, कोई बोलता था 5, और सब ऐसे दाढ़ी रखते थे बड़ा बड़ा, और बाल वाल बड़े बड़े रखते थे, और जेई की तैयारी चल रही है। 4 साल 5 साल तक आराम से तैयारी करते थे। मैंने ट्वेल्थ के बाद रिपीट किया था 1 साल। तो और एक्चुअल में उस टाइम पे रिपीट करने के चक्कर में क्या होता था, सारे रिपीटर भरे रहते थे। तो ट्वेल्थ वाले बच्चों का कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, तो सबको ही रिपीट करना पड़ जाता था। अब अगर 4-4 5-5 साल से लोग बैठे हुए हैं और वो रैंक इम्प्रूव करते रहते थे, कई लोग तो रैंक इम्प्रूव करते थे। कोई की 800 रैंक का ही तो अभी जमेगा नहीं, अभी अगले साल लूंगा जब 100 के अंदर आ जाएगी। तो बैठे एकदम लगे पड़े हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। 4 साल में तो बीटेक कंप्लीट हो जाता है, और 5 साल वो लोग तैयारी कर लेते थे।
तो हम लोग के टाइम परसेंटेज का कोई चक्कर ही नहीं था। लोग जेई वो बोर्ड का एग्जाम में बस पास हो जाते थे, कोई के 40%, कोई के 50%, और जेई पे फोकस रखते थे। तभी तो ये जेई वाले नाराज, वो बोर्ड वाले नाराज हो गए कि हमारे साथ नाइंसाफी चल रही है। तो फिर ये जेई वालों से मिलके, गवर्नमेंट से मिलके इन्होंने लगवा दिया 75% का चक्कर। मैं अपने जब बैच में गया था तो वहां पर मुझे लगता था एज में मैं थोड़ा, ज्यादातर लोग ऐसे ही थे। 1 ईयर ड्रॉप वाले कुछ लोग थे, फिर ज्यादातर 2 साल 3 साल 4 साल ड्रॉप वाले लोग थे। नहीं नहीं, ये तो ज्यादा हो गया यार। हाँ, उस टाइम तो ये भी होता था कि जैसे लड़के ने जेई निकाला, उसकी शादी भी कर दी कि अब तो लड़का आगे कर ही लेगा सब कुछ। तो कई बार लोग शादी कर देते थे, कुछ कुछ जगह ही, हालांकि बहुत रेयर ऐसा मिलता था, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन डॉक्टर्स में ऐसा उस टाइम बहुत होता था, डॉक्टर का एडमिशन होते ही उसको पकड़ के शादी कर देते थे कि अब तो लड़का ये जोरदार है, अब इसको पकड़ लो, अब जाने नहीं दो। डॉक्टरों में ऐसा बहुत होता था। इंजीनियर को लोग थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते थे कि हो गया है, ठीक है, कर लेगा, लेकिन थोड़ी डिमांड कम रहती है यार। अबे यार, मैं ऐसे क्वेश्चन को यार इग्नोर ही करूं। मेरा तो मेरे साथ हो गया था बचपन में ही। तो ये देखो बच्चों, अब तो हम यहाँ पर विजय सर को मैंने तो बोला हुआ है करने को सर, लेकिन अभी कर नहीं पा रहे हैं। उनको जैन लड़की चाहिए और वो उनके हिसाब से मिल नहीं पा रही है, सर के साथ दिक्कतें चल रही हैं। हाँ हाँ तेजस, तू अपने को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? तेरे लिए बहुत रिश्ते आएंगे, तू टेंशन नहीं ले एकदम। तू जेई फोड़ दे, फिर देख तेरे लिए लाइन लग जाएगी बाहर, तेजस 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 ऐसे बाहर नारे लगेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि विजय सर अभी पढ़ा ही रहे हैं, सुबह उठ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तेजस की शादी वगैरह हो गई है। तो बच्चों देखो, अब जैसे ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ऐसा रिलेशन होता है। नहीं, ये हम लोग एक एसएचएम करके चैप्टर आएगा, ओसिलेशन, उसमें पढ़ते हैं। तेजस का स्वयंवर, न क्रिस ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है। तेजस द आईआईटीएन का स्वयंवर। सिद्धि, मेरे फोर्स करने या न करने से क्या होगा? जो होना होगा वो होगा। मुझे लगता नहीं कि 2 साल तक सर की शादी नहीं होगी, मेरे को लगता है कुछ दिनों में ही हो जाएगी। तो ये देखो बच्चों, तो हम ये अब जैसे रिलेशन एक तो हम लोग एसएचएम में देखेंगे, डिराइव करते हैं। अभी हम लोग इसको डायमेंशन एनालिसिस से निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस से देखो हम कैसे निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड जो होगा, हम मान लेते हैं कि इस पेंडुलम के मास पे डिपेंड कर रहा है, और कैसे डिपेंड कर रहा है वो हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया कि मास के ए पावर पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ के पावर बी पे डिपेंड कर रहा है, और जी के पावर सी पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, हमें पता नहीं, तो हमने कुछ मान लिया कि जब हम एक पेंडुलम को ऑसिलेट करा रहे हैं, तो लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, मास पे भी डिपेंड कर रहा है, जी पे भी डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड। तो अब देखो आप इसका, अगर आप दोनों साइड का डायमेंशन लिखो, और यहाँ पे हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के ले लिया जो कि डायमेंशन लेस है, के यहाँ पर डायमेंशन लेस कांस्टेंट है।
तो यहाँ पर अब दोनों साइड का अगर हम डायमेंशन लिखे, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, तो दोनों साइड का डायमेंशन सेम आना चाहिए ना। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड का डायमेंशन बच्चों सेम आना चाहिए। तो लेफ्ट साइड का अगर आप डायमेंशन लिखोगे तो कितना आएगा, टी का डायमेंशन तो टी होगा। अब राइट साइड का लिखो, राइट साइड का लिखोगे तो m के पावर a है, लेंथ के पावर b है और g के पावर c है। g यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। है ये एक्सेलरेशन ही ना, बस ग्रेविटी की वजह से है। तो अगर एक्सेलरेशन है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का ही होगा या कोई और का हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू, हाँ सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे डबल आई कर लो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू, यार ये सरकारी स्कूल में गलत पढ़ा दिया गया मुझे ग्रेविटी की स्पेलिंग। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू, तो ऐड तो करना ही पड़ेगा यार सिद्धि, ऐड के बिना आजकल कहाँ काम चलता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये एक्सेलरेशन ही ना। तो एक्सेलरेशन है तो डायमेंशन तो सेम ही होगा जो एक्सेलरेशन का होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अब सबका डायमेंशन लिखूं तो क्या होगा, मास का डायमेंशन m है, पावर में a, l का डायमेंशन तो l होगा और g का डायमेंशन होगा lt-2। एक्सेलरेशन का भी निकाला था ना। तो पूरा ये क्या हो जाएगा, सब मास वाला टर्म एक साथ, तो एक ही है मास वाला, लेंथ वाला दो जगह है, तो हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा एडवांस मैथमेटिक्स चल रहा है, एल के पावर बी और एल के पावर सी, तो दोनों मल्टीप्लाई होके ये हो जाएंगे। किसी को कुछ एडवांस मैथमेटिक्स में दिक्कत, और टी के पावर -2c। अगर किसी को भी एडवांस मैथमेटिक्स में दिक्कत लगे तो सचिन सर हैं अपने उधर ग्रेविटी में ऑफिस में, वो बहुत अच्छा एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो उनके पास जाकर के सीख सकता है। तो बच्चों देखो अब हमारा राइट साइड का डायमेंशन आ गया। अब राइट साइड और लेफ्ट साइड का डायमेंशन, वेरी गुड तेजस, देखो तभी तेजस फटाफट सॉल्व करता है। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड का डायमेंशन सेम होगा, लेफ्ट साइड का ये हो गया और राइट साइड का आ गया। हाँ समरन, उनकी बात कर रहा हूँ। तो अब देखो दोनों साइड अगर मैं कंपेयर करूं, अगर इधर केवल टाइम है, मतलब इधर m का डायमेंशन कितना है, अगर इधर केवल t है तो मतलब m का डायमेंशन 0 है, l का डायमेंशन 0 है। तो दोनों साइड अगर मैं कंपेयर करूं तो ये 0 बराबर होना चाहिए a के ना, दोनों साइड कंपेयर करूं तो a बराबर होना चाहिए 0 के, और b प्लस c ना, ये भी 0 के बराबर होना चाहिए ना, l का भी डायमेंशन 0 है, और -2c की वैल्यू होनी चाहिए 1 ना, यहाँ पे 1 है तो -2c 1 के बराबर होना चाहिए, मतलब c इक्वल टू -12। अब ये c की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूं तो इससे b कितना आ जाएगा, +12। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हमें a b c तीनों का पावर मिल गया, तो हम t इक्वल टू लिख सकते हैं कि m के पावर a था, l के पावर b था और g के पावर c था। ये क्या आ जाएगा, m के पावर 0, l के पावर हाफ और g के पावर -12। तो ये हो जाएगा, अब देखो इसमें लेकिन k की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, ये इस डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन है। k को आपको अलग से ही निकालना पड़ेगा, डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकाल पाओगे, लेकिन एटलीस्ट बाकी चीजें निकल गई हैं इससे ना। टोटल फॉर्मूला हमारा ये आता है ना, यहाँ पे k कैन नॉट बी
found by dimension analysis. ठीक है बच्चों, हाँ बोलो सिद्धि। ग्रेविटी मतलब गलत समझ गए सिद्धि। ग्रेविटी मतलब होता है कि कोई भी मास जो होगा वो अपने आसपास वाले मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब अर्थ भी एक मास है, अर्थ भी एक मास है, तो उसलिए तुम्हें लगता है कि भाई सब कुछ नीचे ही अट्रैक्ट होता है, ऐसा नहीं है। कोई भी दो मास के बीच का फोर्स को क्या बोलते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो ना। कोई भी दो मास के बीच का फोर्स, तो मास कहीं पे भी हो सकता है, अपना ग्रेविटी कहीं पे भी हो सकता है और कहीं से भी लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये डाउट तेरा सिद्धि क्लियर हो गया है। और आकाश ग्रेविटी के नीचे भी हो सकता है, ये तो तूने जानवी बहुत सही बात पूछी कि ग्रेविटी ऊपर हो सकता है और आकाश नीचे हो सकता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ एग्जैक्टली शांतनु, ग्रेविटी मतलब जो अट्रैक्ट करे सबको। तो बच्चों ये समझ आ गया है तुम लोगों को? यार इस ऐड के पैसे भी नहीं लगते भाई, नहीं ऐड में बहुत पैसे लगते हैं, तो फ्री का ऐड है तो कर ही देना चाहिए। हाँ देखो ये सानिध्य का मैसेज आया, फिर से ऐड कर देता हूँ मैं अपना, कि जैसे पुणे से सानिध्य अट्रैक्ट हो गया, समझो इतनी डिस्टेंस से भी अट्रैक्ट हो गया। तो ये नोट हो गया बच्चों। फालतू की बातें करने में मन बहुत लगता है नहीं, मैं भी पूरा बिजी हो जाता हूँ। चलो स्टार्ट हो जाता है। तो अब तो टाइम हो ही गया है, मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, उससे लिख लो। हाँ वो देखो, आपको वो तेजस देखना रहता है कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। जैसे आपने जब इसको ऑसिलेट कराया तो आपने देखा एक पार्टिकल है, एक स्ट्रिंग है और अंडर ग्रेविटी है, तो जो जो चीजें थी उनको पे आपने सोचा कि इन पे डिपेंड कर रहा होगा और उस हिसाब से आपने किया ना। अगर एक यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है तो और किस पे हो सकता था, जो जो चीजें थी उन सबको लिख दिया। क्लास अब खत्म हो गई, बच्चे समझदार हैं, उनको पता है ब्रेक की जरूरत है, अगली क्लास है। बच्चे अब ब्रेक लेने चले गए क्योंकि उन्हें पता है कि अब तो टाइम पास ही होगा। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज करता हूँ अब। बाकी मैं पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, उससे लिख लो। ये तो बात सही है यार, आज शायरी के चक्कर में ज्यादा बच्चे आ गए। हाँ होमवर्क क्या देना रह गया, 1 मिनट रुको, होमवर्क देखता हूँ। होमवर्क तो
हाँ सिद्धि, एकदम आ सकते हो पेड़े देने। पेड़े के लिए तो मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा वहां पर। जैसे ही तुम बताओगी कि पेड़े लेके आ रही हो तो मुझे थोड़ा पहले बता देना, मैं पहुंच जाऊंगा। तो इन टेक्स्ट 1 मेरी 3 बजे तक क्लास है। 3 बजे के बाद अगर कोई को आना होगा, यार मैं मजाक कर रहा था यार, आज मैं जाने वाला नहीं हूँ। कल अगर तुम लोग को आना रहे तो कल आ जाना। कल मैं जाऊंगा। आज तो अब नहीं जाने का सीन था। होमवर्क में इलस्ट्रेशन 1 to 10 और इन टेक्स्ट 1। पिज्जा तो सिद्धि जब तू सेलेक्ट हो जाएगी उसके बाद ही खिलाऊंगा, या फिर कुछ पार्टी का ओकेजन होगा तो। पिज्जा देख, कल गुंजा ओम आया था तब खिलाया था मैंने। सिलेक्टेड बच्चों को तो मैं तुरंत खिला देता हूँ, नहीं तो फिर बर्थडे वगैरह होगा तब। अभी पढ़ने वाले बच्चों को थोड़ा वैल्यू कम ही देता हूँ मैं। उनको समोसा से ही काम चलाना पड़ता है। स्टूडेंट के बर्थडे पे तो स्टूडेंट ही खिलाएगा ना, मैं तो अपने बर्थडे पे खिलाऊंगा यार। अंकित कैसी बातें कर रहा है। अब पता चला अंकित का बर्थडे है, मैं घर पे लेके जा रहा हूँ पार्टी का सारा सामान। मैंने कल कोई नाइंसाफी नहीं की थी यार, अच्छी पार्टी दी थी कल जो भी बच्चे आए थे। एक तो सब बच्चों ने जो टाइम दिया था उस पे आए नहीं, लेट आए। मेरे को कितना टाइम अपना एक्स्ट्रा निकालना पड़ा। आप सेलेक्ट होने के बाद तो तुम कभी भी आओ, मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। ठीक है बच्चों फिर। हाँ रोज दूंगा, रोज। तो बच्चों अब पीडीएफ से नोट कर लेना जिनका जो भी रह गया होगा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट।